स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने प्रत्यय अध्याय पूरा कर लिया था। आज की इस क्लास के माध्यम से हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो कि है आपका समास। तो इस क्लास से हम समास अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो समास आपका शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है समास का। तो देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेपण या फिर आपका संक्षिप्तीकरण। ये आपके समास के अर्थ होते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि समास जो है वह किसी भी जो आपके पास एक शब्द दिया हुआ है उसे और संक्षिप्त कर देता है। यह समास का शाब्दिक अर्थ है। आगे यदि हम चर्चा करें तो देखिए, समास जो है वह आपके दो या दो से अधिक शब्द इसमें मिलकर के नए सार्थक शब्दों का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो समास में क्या होता है, समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर राजा का पुत्र आपका हो गया राजपुत्र, पाप या पुण्य उसे आप पाप पुण्य भी लिख देते हैं। इस प्रकार से आपका समास यहाँ पर कार्य करता है। तो देखिए, अभी तक हमने क्या चर्चा करी, हमने अभी समास का शाब्दिक अर्थ समझा है, जो कि आपका क्या होता है, संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेपण या फिर संक्षिप्तीकरण। तो आप कह सकते हैं समास यानी कि संक्षिप्तीकरण। समास में क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं संक्षिप्त रूप में। जैसे हमने उदाहरण देखे, राजा का पुत्र, उसकी जगह हम लिख सकते हैं राजपुत्र। पाप और या पुण्य, तो उसकी जगह पाप पुण्य लिखा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हम यदि चर्चा करें तो देखिए, समास को हम अच्छे से समझें तो देखिए, अतः दो या दो से अधिक शब्दों, उन शब्दों को आप पद कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर मेल की प्रक्रिया को समास कहा जाता है, उसे समास कहते हैं। एवं परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों, विभक्ति चिन्हों, योजक चिन्हों आदि का लोप कर जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जिस तीसरे सार्थक शब्द या पद का निर्माण होता है, उसे सामासिक पद कहते हैं। तो देखिए, इसे आप कैसे समझेंगे। पहली बात, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक तो वही बात समझी है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल की जो उनके परस्पर मेल की प्रक्रिया है, उसे आप समास कहते हैं। फिर हमने दूसरी चीज़ इसमें चर्चा करी है कि परस्पर संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि राजा का पुत्र, तो इसमें का जो है वह परस्पर संबंध बता रहा है। पाप या पुण्य, तो या यहाँ पर आपका उनमें परस्पर संबंध बता रहा है। ऐसे जो परस्पर संबंध बताने वाले शब्द हों, विभक्ति चिन्ह हों, योजक चिन्ह हों, इनका जब लोप कर दिया जाता है और इनके लोप कर कर दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होता है, तो एक तीसरे शब्द का निर्माण होता है, जैसे कि राजा का पुत्र। और यहाँ पर जो आपका चिन्ह, जो शब्द है को, राजा का, उसका लोप हुआ और शब्द बना राजपुत्र, तो वह आपका तीसरा पद हुआ, उसका जो निर्माण होता है। तो राजपुत्र जो है यह आपका यहाँ पर सामासिक पद है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ की चर्चा करी है, जिस शब्द का निर्माण हो रहा है समास से, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप सामासिक पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण में राजपुत्र और पाप पुण्य देखे थे। अब देखिए, यहाँ भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, रसोई के लिए घर। तो देखिए, यहाँ पर रसोई प्रथम पद है, घर द्वितीय पद है। इन दोनों का जब समास होता है तो आपके पास तृतीय पद बनता है रसोई घर, जिसे आप सामासिक पद कहते हैं। तो यह इस उदाहरण से भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब देखिए, आगे हम देखते हैं तो समासीकरण, समास विग्रह। सामासिक पद, सामासिक पदों को अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है समासीकरण या समास विग्रह। तो यह क्या होता है समास विग्रह, तो जो आपके सामासिक पद हैं उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र है, जब आप इसे अलग अलग करेंगे पदों को, तो यहाँ पर आपके लिए क्या पद बनेंगे, राजा का पुत्र। इसी प्रकार से जब रसोई घर का आप समास विग्रह करेंगे तो आपके पास आता है रसोई के लिए घर। तो यह जो तृतीय पद था, सामासिक पद था, यह बाकी दो पदों में बट गया, प्रथम पद और द्वितीय पद, इन दोनों पदों के बीच में यह विभाजित हो गया।
तो अभी तक हमने सामान्य चर्चा करी है समास के ऊपर, जिसमें हमने सबसे पहले चर्चा करी समास जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास में क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर के एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें उनके बीच में जो परस्पर संबंध बताने वाले शब्द हों, विभक्ति चिन्ह हो या योजक चिन्ह हो, उनका लोप हो जाता है और एक नए सार्थक शब्द, जिसे आप तृतीय पद भी कहते हैं, नया पद उसका निर्माण होता है, जिसे आप सामासिक पद कहते हैं। उदाहरण में हमने क्या क्या देखा, तो उदाहरण में हमने देखा राजा का पुत्र राजपुत्र। तो प्रथम पद राजा, द्वितीय पद पुत्र, और इन दोनों के समास से संक्षिप्तीकरण से बना राजपुत्र। इसी प्रकार से हमने उदाहरण में देखा था रसोई के लिए रसोई घर। और जब इन दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने चर्चा करी है समास के सामान्य परिचय की। अब देखिए यहाँ पर हम आगे यदि चर्चा करें तो देखिए दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों, योजक चिन्हों, शब्द शब्दांशों आदि को हटाकर उन्हें पास पास बैठाने अर्थात उनके समान रूप से पास आने की विधि को हम समास कहते हैं। तो यह हम इस चीज़ को पहले भी अभी हमने चर्चा करी और यहाँ भी करी, तो आपको यह एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि समास किसे कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उदाहरण में हमारे पास क्या क्या है, तो देखिए जैसे हम कहते हैं रसगुल्ला। तो रसगुल्ला क्या है, रस में डूबा हुआ गुल्ला कहा जाता है रसगुल्ला। रेलगाड़ी, यदि इसे देखें तो रेल यानी कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी आपकी रेलगाड़ी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, जो दो पद हैं उन दो शब्दों को या पदों को मिलाकर के उनका संक्षिप्तीकरण कर कर एक नए शब्द का निर्माण किया है सार्थक शब्द का। जैसे कि रस में डूबा हुआ गुल्ला रसगुल्ला, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। अब देखिए जब आपके यहाँ पर समास में आप संक्षिप्तीकरण करेंगे या फिर समास विग्रह करेंगे तो कई बार आपको संधि भी देखने को मिलेगी, कई बार आपको संयोग देखने को मिलेगा। उस चीज़ को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए हमने एक तरफ सामासिक पद या समस्त पद यानी कि जो हमने समास कर कर संक्षिप्तीकरण करके जो शब्द बनाए हैं वो लिया है, दूसरी तरफ उसका समास विग्रह लिया है। फिर हमने चर्चा करी है कि इसमें संधि हुई है या नहीं, और फिर हम देख रहे हैं कि समस्त पद में जो है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर हमने उदाहरण लिया माखन चोर। अब माखन चोर का समास विग्रह क्या है, माखन को चुराने वाला। तो यहाँ पर आपने समास विग्रह किया माखन चोर का, माखन को चुराने वाला, और यहाँ पर जो बीच में शब्द था वह है आपका को। इसका यहाँ पर लोप हुआ है, कोई भी यहाँ पर संधि नहीं हुई। फिर दूसरा उदाहरण हमने लिया अकाल पीड़ित। तो इसका आप जब करेंगे यहाँ पर समास विग्रह तो वह आपका क्या निकलेगा, अकाल पीड़ित का जो हमारा समास विग्रह है वह क्या निकल रहा है, तो वह निकल रहा है आपका अकाल से पीड़ित। से शब्द का यहाँ पर लोप हुआ और शब्द बना अकाल पीड़ित। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई है। तीसरा उदाहरण यहाँ हमने लिया पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त। तो यहाँ पर भी कोई संधि नहीं हुई। फिर है आपका राजभवन यानी कि इसका समास विग्रह है राजा का भवन। यहाँ पर भी आपने का शब्द का लोप किया है, कोई संधि यहाँ पर नहीं हुई। फिर हमने लिया पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम। तो देखिए यहाँ पर आपके में जो शब्द था उसका तो लोप हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको संधि भी देखने को मिलेगी, जो हमने यह चर्चा भी करी थी आपका जो संधि अध्याय है उसमें, कि पुरुष प्लस उत्तम बनाता है आपका पुरुषोत्तम, जिसका अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पर आपको यह संधि देखने को मिली है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं, तो वह है आपके पास पत्रोत्तर यानी कि पत्र का उत्तर। जब इसका हमने संक्षिप्तीकरण किया या समास बनाया तो का जो शब्द है उसका लोप हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको संधि देखने को मिलती है कि पत्र प्लस उत्तर पत्रोत्तर आपका बनता है। आगे उदाहरण देखते हैं, तो देखिए धन संपन्न यानी कि धन से संपन्न, यहाँ पर कोई संधि नहीं होती। फिर जाति भेद, तो देखिए इसका आपका समास विग्रह है जाति का भेद। जाति में भेद नहीं, जाति का भेद। समास विग्रह भी हमें
याद रखना है कि किस शब्द का क्या समास विग्रह हो रहा है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भी कोई संधि नहीं होती। फिर है आपका चंद्रमुख, इसका समास विग्रह क्या है? चंद्र के समान मुख, और इसमें भी कोई संधि हमें देखने को नहीं मिलती। अगला है त्रिभुज, जिसका समास विग्रह है तीन है जिसमें भुजाएं, इसमें भी कोई संधि आपको देखने को नहीं मिलती। इनके भी जो समास विग्रह हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। जब अभी हम समास के भेदों की चर्चा करेंगे उसके बाद में हम इनकी भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से समास विग्रह हो रहा है, किस शब्द का क्या सही समास विग्रह है, क्योंकि कई ऐसे समास विग्रह होंगे जिनमें हमें कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमें नियम हैं या कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, जिनमें से पहला क्या है? तो पहला कहता है कि पदों की संख्या 2 होने पर, जब पदों की संख्या 2 होगी, जैसे कि रसोई घर, जिसमें रसोई के लिए घर, रसोई प्रथम पद था और घर द्वितीय पद था, तो क्या होगा? तो जो प्रथम पद होता है उसको कहा जाता है पूर्व पद, और जो द्वितीय पद होता है तो उसे कहा जाता है उत्तर पद। तो यह भी हमें याद रखना है। यदि स्टेटमेंट में कहीं कथन के रूप में ऐसा आता है कि पदों की संख्या 2 होने पर प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद, या फिर प्रथम पद को उत्तर पद और द्वितीय पद को पूर्व पद, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखनी है। फिर दूसरी बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वह है आपका कि 3 पद होने पर, यानी कि 3 शब्द ऐसे होने पर, पहला आपका पूर्व पद कहलाता है, दूसरा आपका मध्यम पद और तीसरा आपका उत्तर पद कहलाता है। फिर तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह है आपकी कि जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है वह आपका प्रधान पद कहलाता है, और जिस पर अर्थ का बल नहीं पड़ता वह आपका गौण पद कहलाता है। तो ये हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या चर्चा करी है? तो हमने अभी चर्चा करी आपके, पहले तो हमने देखा एक और बार समास की परिभाषा देखी थी, जिसमें हमने चर्चा करी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के बीच जब विभक्ति चिन्ह, योजक चिन्ह और शब्द शब्दांशों आदि को हटाकर उन्हें पास पास लाया जाता है, और वह जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। उदाहरण में हमने देखे जैसे रसगुल्ला, यानी कि रस में डूबा हुआ गुल्ला, रेल पर या पटरी पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। फिर हमने कुछ एक चर्चा करी कि जब जब आपके समास बनेंगे तो कई बार संयोग होगा और कई बार संधि भी हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें हमने उदाहरण भी देखे। कुछ सामासिक पद लिए, उनका हमने समास विग्रह किया और फिर हमने देखा उसमें संधि है या नहीं है। जैसे हमने उदाहरण में लिया आपके माखन चोर, तो इसका समास विग्रह था माखन को चुराने वाला, जिसमें कोई भी संधि नहीं थी। इसी प्रकार से अकाल पीड़ित था, यानी कि अकाल से पीड़ित, जिसमें भी कोई संधि नहीं हुई थी। फिर हमने पाप मुक्त लिया था, यानी कि पाप से मुक्त, वहाँ भी कोई संधि नहीं थी। फिर आपके पास उदाहरण आया राजभवन, यानी कि राजा का भवन, वहाँ भी कोई संधि नहीं थी। फिर एक उदाहरण आया हमारे पास पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम, जिसमें हमने चर्चा करी थी इसकी संधि अध्याय में भी कि पुरुष प्लस उत्तम यहाँ पर संधि होती है और शब्द बनता है पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर संधि हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हमने देखा जिसमें संधि हो रही थी, वह था आपका पत्रोत्तर, यानी जिसका समास विग्रह क्या था? तो पत्र प्लस उत्तर आपका बनाता है पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर। फिर हमने आगे उदाहरण देखे धन संपन्न, धन से संपन्न, जाति भेद, जाति का भेद, जाति में भेद नहीं। फिर चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, त्रिभुज, 3 हैं भुजाएं जिसमें, इस प्रकार की हमने कुछ चर्चा करी। और फिर हमने यहाँ पर देखिए बात करी कुछ 3 चीज़ों की, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? तो उनमें से पहला था आपके पास कि पदों की जब संख्या 2 हो तो प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद क्या कहलाता है? पूर्व पद, और द्वितीय पद कहलाता है आपका उत्तर पद। इसी प्रकार से जब पदों की संख्या 3 हो जाए तो प्रथम पद आपका पूर्व पद होता है, द्वितीय पद मध्यम पद हो जाता है और तृतीय पद आपका उत्तर पद होता है। फिर हमने एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपका उस पर भी चर्चा करी, और वह क्या है? वह पॉइंट है तीसरा कि जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़े उसे आप प्रधान पद कहते हैं, और जिस पर अर्थ का मुख्य बल ना पड़े उसे आप गौण पद कहते हैं। तो ये चीज़ हमें वहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ तक हमने चर्चा करी है समास की, सामान्य चर्चा की समास क्या होते हैं,
और पद क्या होते हैं, सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह कौन सी प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, इनकी चर्चा करी। फिर हमने चर्चा करी कि समास में जो है संयोग भी हो सकता है और संधि भी हो सकती है, तो उसकी भी हमने चर्चा करी, उसके भी उदाहरण देखे और 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर हमने चर्चा करी। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं आपके समास के भेदों की, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास समास के भेद। 2 आधार पर समास के भेद हैं, जिनमें से पहला आधार है आपके पास पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। कितने हैं, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। इसी प्रकार से दूसरा है अर्थ की प्रधानता के आधार पर। तो देखिए अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के हैं 6 भेद। इन दोनों को पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ की प्रधानता के आधार पर कौन कौन से 6 भेद हैं, पद की प्रधानता के आधार पर कौन कौन से 4 भेद हैं और उनके कौन से उपभेद हैं या भेदों भेद हैं, और फिर एक एक कर हम उन सभी भेदों की चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले हम चर्चा करते हैं आपके पद की प्रधानता के आधार पर जो 4 भेद हैं, कौन कौन से। तो पहला है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है आपके पास द्वंद्व समास और चौथा है आपके पास बहुव्रीहि समास। अब इनमें भी आपको तत्पुरुष समास जो है उसके 6 भेद हैं जो हमें याद रखने हैं, 6 उपभेद हैं आपके तत्पुरुष समास के। कौन कौन से, तो पहला है आपके पास यहाँ पर कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठवां है आपके पास अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि पद की प्रधानता के आधार पर हमारे पास समास के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, जिसमें हमने अभी चर्चा करी कि जो तत्पुरुष समास है उसके 6 उपभेद हैं। कौन कौन से, कर्ण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर हम जो द्वंद्व समास है उसके भी 3 भेद हैं हमारे पास। यदि हम उनकी चर्चा करें तो देखिए कौन कौन से 3 उपभेद हैं द्वंद्व समास के आपके। तो देखिए पहला है आपके पास इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास और तीसरा है यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास। तो अभी हमने जो चर्चा करी है वह आपकी चर्चा करी है कि समास के भेदों की। तो समास के मुख्य 2 भेद हैं। किस किस आधार पर, कौन से 2 आधार हैं जिन पर समास के भेद किए गए हैं। तो पहला आधार है पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के हैं 4 भेद। कौन कौन से, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, जिसमें हमने चर्चा करी कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। फिर हमने इसी प्रकार से चर्चा करी कि जो द्वंद्व समास है उसके भी 3 उपभेद हैं। कौन कौन से, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। इनमें क्या क्या अंतर है वो हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें मुख्यतः यह चीज़ याद रखनी है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद कौन कौन से, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, जिसमें हमने उनके भी उपभेदों की चर्चा करी। अब हम बात करते हैं अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं। तो अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के हैं कुल 6 भेद। कौन कौन से, तो देखिए पहला यहाँ पर वही है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा भी आपका वही है तत्पुरुष समास, तीसरा है आपके पास कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास। फिर आपके पास 5वां और छठा वही है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नए समास आते हैं। कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु समास। ये अर्थ की प्रधानता के आधार पर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास के अर्थ की प्रधानता के आधार पर भी वही 6 भेद होंगे। कौन कौन से उपभेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसी प्रकार से हमने देखा जो यहाँ पर भी आपको द्विगु समास देखने को मिल रहा है, तो
अर्थ की प्रधानता के आधार पर भी जो द्विगु समास है उसके भी वही 3 भेद हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो देखिए यहाँ पर हमने चर्चा करी है आपके समास के भेदों की। 2 आधार पर समास के भेद किए गए हैं, यह हमने चर्चा करी है। कौन से 2 आधार हैं? एक पद की प्रधानता के आधार पर, दूसरा अर्थ की प्रधानता के आधार पर। पहले हम यदि चर्चा करें पद की प्रधानता के आधार पर, तो पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद समास के? 4 भेद। कौन कौन से? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। फिर हमने चर्चा करी कि तत्पुरुष समास जो है उसके 6 उपभेद हैं। इसके बाद हमने चर्चा करी आपका जो द्वंद्व समास है उसके 3 उपभेद। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। फिर हमने समास के जो भेद हैं वे जो दूसरा आधार है अर्थ की प्रधानता के आधार पर कितने भेद? तो 6 भेद हमने देखे हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, 2 इसमें नए जुड़ते हैं, कर्मधारय और आपके यहाँ पर हमने देखा द्विगु समास। फिर आपका है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें भी हमने देखिए यहाँ पर चर्चा करी आपके द्वंद्व समास के उपभेदों की। कौन कौन से हैं? तो वे हैं आपके 3 वही इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। उनकी हमने यहाँ पर चर्चा करी है। अब देखिए हम चर्चा करेंगे आपके पद की प्रधानता के आधार पर समास के जो भेद हैं उनकी। कितने हैं पद की प्रधानता के आधार पर? तो ये हैं आपके पास 4 भेद। उनकी हम एक एक करके यहाँ पर एक संक्षिप्त में चर्चा करते हैं जिससे कि हमें ये अच्छे से स्पष्ट हो और समझ में आए। तो देखिए पहला है आपके पास यहाँ पर अव्ययी भाव समास। तो देखते हैं अव्ययी भाव समास में क्या होता है। तो देखिए पहली चीज़ इसमें प्रथम पद जो है वह आपका प्रधान होता है, यानी कि मुख्य बल इस पर पड़ता है। दूसरा, प्रथम पद मुख्यतः आपका या तो उपसर्ग होगा या कोई अव्यय होगा, सदैव नहीं मुख्यतः, अधिकतर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस करे हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है यहाँ पर अव्ययी भाव समास में कि प्रथम पद का अर्थ अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि जो प्रथम पद है उसका अर्थ नहीं बदलता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास कि पद की पुनरावृत्ति, जैसे कि निडर बिना डर के, प्रतिपल प्रत्येक पल, नालायक जो लायक नहीं, सशर्त शर्त के साथ, घर 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 के बाद घर, यानी कि जहाँ पर पद की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पर आप समझ जाएं कि वहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो देखिए अभी हमने पद की प्रधानता के आधार पर समास के जो भेद हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारे पास है अव्ययी भाव समास। इसमें जो मुख्य बिंदु हमें याद रखने हैं वे कौन कौन से हैं। तो पहला है कि यहाँ पर प्रथम पद आपका प्रधान होगा। दूसरा, प्रथम पद जो है वह मुख्यतः उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा। फिर आपके पास तीसरा पॉइंट इसमें है कि प्रथम पद का जो अर्थ होता है वह अपरिवर्तनीय होता है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर आपसे क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि पद की पुनरावृत्ति होती है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह हमें जरूर याद रखना है। इसी से आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास है या नहीं है। तो हमें चौथा पॉइंट जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह याद रखना है कि इसमें पद की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर निडर बिना डर के, प्रतिपल प्रत्येक पल, सशर्त यानी कि शर्त के साथ, घर 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 के बाद घर। ये हमने चर्चा करी अव्ययी भाव समास की। अब दूसरा जो भेद है आपका पद की प्रधानता के आधार पर, उसकी चर्चा करते हैं, वह है आपका तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि अव्ययी भाव समास में तो प्रथम पद प्रधान था, लेकिन यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि कर्म कारक से अधिकरण कारक तक जो इसके 6 उपभेद हैं उनके सभी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। हमें इसमें याद रखना है कि इसमें जितने भी कारक चिन्ह हैं आपके कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक, उन सभी का लोप, उनके सभी के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ये इसके 2 पॉइंट हैं। क्या क्या? पहला द्वितीय पद प्रधान और दूसरा सभी कारक चिन्ह जो हैं उनका लोप हो जाता है। अब हमने यहाँ पर चर्चा करी थी कि इसके जो उपभेद हैं तत्पुरुष समास के वो 6 उपभेद हैं, उनकी हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है, तो देखिए पहला है इसमें आपके पास
कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप होता है। जो हम याद रखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध में, काकी के और अधिकरण में पर, तो ये इनके कारक चिन्ह हैं। कर्म का कारक चिन्ह है को, तो यहाँ पर को का लोप होता है। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर को का लोप हो रहा है। गृहगत यानी कि गृह को आगत, यहाँ पर भी आपको को का लोप देखने को मिलता है। दूसरा इसका भेद है आपके करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, तो इसमें से, के द्वारा या द्वारा का लोप आपको देखने को मिलता है। इसके कारक चिन्ह होते हैं करण के, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा या द्वारा, इनका लोप आपको देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हस्तलिखित यानी कि हस्त से लिखित, तो यहाँ पर से का लोप हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ पर आपको द्वारा का लोप देखने को मिलता है। फिर तीसरा भेद है इसका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का यदि हम देखें तो इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, तो यहाँ पर आपका के लिए का लोप देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो यह पर आपको के लिए का लोप देखने को मिल रहा है। चौथा इसका उपभेद है आपका अपादान तत्पुरुष समास, जिसका कारक चिन्ह होता है से, तो यहाँ पर आपको से का लोप देखने को मिलेगा अलग होने के अर्थ में। जैसे कि उदाहरण पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर से का हमें लोप देखने को मिलता है। फिर आपके पास यहाँ पर आता है पांचवा भेद। इसका पांचवा भेद कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ पर इसके कारक चिन्ह होते हैं का की के, तो का की के का यहाँ पर आपको लोप देखने को मिलेगा। उदाहरण देखें तो देखिए गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ पर का यहाँ पर लोप आपको देखने को मिल रहा है। फिर हम चर्चा करें तो इसका तत्पुरुष समास का अंतिम और छठवां भेद है उपभेद अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें आपको में या पर का लोप देखने को मिलता है। उदाहरण रणवीर, रण में वीर, तो यहाँ पर में का लोप आपको देखने को मिलता है। तो अभी हमने चर्चा करी है आपके पद की प्रधानता के आधार पर भेदों की, जिसमें हमने जो दूसरा भेद है उसकी चर्चा करी, और दूसरा भेद है आपका तत्पुरुष समास। उसमें क्या होता है, दो मुख्य बिंदु थे। पहला कि द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा बिंदु है कि कर्म कारक से अधिकरण कारक तक सभी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। फिर इसके हमने चर्चा करी थी कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं, उनकी हमने एक एक करके चर्चा करी। पहला है आपका कर्म कारक, तो देखिए पहले इनके हमें कारक चिन्ह याद होने चाहिए, जो कि काफ़ी आसान है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में आता है, संबंध में, काकी के और अधिकरण में पर, तो इनका लोप हो जाता है। पहला था आपका कर्म तत्पुरुष समास, जिसका कारक चिन्ह होता है को, तो हमें यहाँ पर को का लोप देखने को मिलता है। उदाहरण में हमने देखा स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर को का लोप हो रहा था। गृहगत यानी कि गृह को आगत, यहाँ पर भी को का लोप देखने को मिला। फिर हमने चर्चा करी यहाँ पर आपके इसके द्वितीय भेद की, जो था आपका कर्ण तत्पुरुष समास। वहाँ पर से, के द्वारा और द्वारा का लोप होता है, यह हमने चर्चा करी है। और उदाहरण हमने देखे जैसे हस्तलिखित यानी कि हस्त से लिखित, तो से का यहाँ पर लोप हुआ। तुलसी कृत यानी कि तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ पर द्वारा का आपको लोप देखने को मिला। तीसरा उपभेद था इसका संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए का लोप हो रहा था। उदाहरण के तौर पर हमने देखा हवन सामग्री यानी कि हवन के लिए सामग्री, तो यहाँ पर के लिए का लोप हो रहा था। चौथा उपभेद था इसका अपादान तत्पुरुष समास, जिसमें से का लोप हो रहा था और अलग होने की या पृथक होने के अर्थ में हो रहा था। उदाहरण हमने देखा जैसे पथ से भ्रष्ट यानी कि पथ भ्रष्ट, तो वहाँ पर से का लोप हो रहा था, यानी कि जो अपने पथ से अलग हो गया, तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में आता है। पांचवा इसका उपभेद था आपका संबंध तत्पुरुष, जिसमें का की के का लोप हो रहा था। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, यहाँ पर का लोप हुआ। और छठवां उपभेद था इसका अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में पर का लोप होता है। उदाहरण हमने देखा था रणवीर यानी कि रण में वीर, तो यह आपके
में का यहाँ पर लोप होता है। अब बात करते हैं आपके तीसरे भेद की, जो कि पद की प्रधानता के आधार पर तीसरा भेद है आपके पास द्वंद्व समास। इसमें क्या क्या यहाँ पर बिंदु हमें याद रखने हैं। पहला है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान था, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान था, और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दूसरा बिंदु है कि दोनों पद के मध्य प्रयुक्त योजक शब्द होते हैं, जैसे कि और, तथा, एवं, वा, या, अथवा आदि, और इन सभी का लोप होकर इनके स्थान पर योजक चिन्ह जो होता है डैश, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं द्वंद्व समास के बारे में जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? कि पहली चीज़ यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दूसरी, दोनों पद के मध्य में जो योजक शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि और, तथा, एवं, वा, या, अथवा, इनके स्थान पर जब इनका लोप हो जाता है तो योजक चिन्ह यानी कि डैश जो है वहाँ पर आ जाता है। अब हमने यहाँ पर भी चर्चा करी थी द्वंद्व समास में कि इसके भी 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला इसका उपभेद है आपके पास इतरेतर द्वंद्व, जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता। इसी प्रकार से दूसरा है आपके पास वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें उदाहरण देखिए धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। और तीसरा है आपके पास समाहार द्वंद्व, बहन बेटी, बहन बेटी आदि। तो ये इसमें हमने इसके 3 जो हैं वे उपभेद भी यहाँ पर देखे हैं कि किस प्रकार से द्वंद्व जो समास है उसके उपभेद होते हैं। यदि इनकी हम एक और बार चर्चा करें तो देखिए इतरेतर द्वंद्व हमने पहला देखा है, जिसमें और, तथा, आदि ऐसे जो योजक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण माता पिता, जब इसका आप समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता, बाप बेटा, बाप और बेटा लोग। फिर आप जैसे बहू बेटी, बहू और बेटी। फिर दूसरा इसका उपभेद है वैकल्पिक द्वंद्व। इसके यदि आप हम बात करें तो इस समास में 2 पदों के मध्य अथवा, या, आदि विकल्प सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, लाभ हानि, तो लाभ और हानि नहीं, वहाँ पर लाभ या हानि होता है। इसी प्रकार से इसका तीसरा भेद था समाहार द्वंद्व। उसमें क्या होता है? तो उसमें पूरे समूह का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, जैसे बहन बेटी, तो बहन बेटी आदि, हाथ पांव आदि, बाप दादा आदि। बहू बेटी में बहू और बेटी था, वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है, और समाहार में बहन बेटी आदि, पूरा एक समूह का प्रतिनिधित्व वहाँ पर होता है। फिर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आपके पद की प्रधानता के आधार पर चौथे और अंतिम भेद की, तो वह है आपका बहुव्रीहि समास। इसमें पहला जो बिंदु हमें याद रखना है वह है आपका कि प्रथम व द्वितीय पद मिलकर कोई तीसरा ही विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद ये दोनों मिलकर कोई अलग ही तीसरा जो पद होता है उसे उसका अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि यदि हम और देखें, इसे समझें, तो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं दशानन। इसका अर्थ होता है 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। हम सभी जानते हैं कि 10 सिरों वाला जिसके 10 आनंद हैं वह कौन है? तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रावण। फिर इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है यहाँ पर लंबोदर, जिसका अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका अर्थ होता है गणेश जी। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जिसमें कोई विशेष अर्थ निकले वह आपका बहुव्रीहि समास होता है। प्रथम और द्वितीय पद मिलकर एक तीसरे ही विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जो हम एक अलग ही अर्थ हमें जहाँ देखने को मिले तो वहाँ बहुव्रीहि समास आपका होगा। और प्रश्न भी इस प्रकार से आते हैं निम्नलिखित में से किसमें बहुव्रीहि समास है, किसमें अव्ययी भाव है, किसमें आपका द्वंद्व समास है, या किसमें इतरेतर द्वंद्व है। कभी कभार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी पद की प्रधानता के आधार पर जो भेद हैं आपके समास के, कितने भेद? 4 भेद, उनकी हमने चर्चा करी। पहला था अव्ययी भाव समास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद मुख्यतः अव्यय या उपसर्ग होता है, फिर प्रथम पद का अर्थ जो होता है वह अपरिवर्तनीय होता है, और मेन पॉइंट जो यहाँ था इसकी पहचान के लिए वह था कि पद की पुनरावृत्ति यहाँ पर हमें देखने को
मिलती है। उदाहरण पर हमने देखा जैसे निडर बिना डर के, प्रतिपल प्रत्येक पल, नालायक जो लायक नहीं। फिर दूसरा जो भेद है पद की प्रधानता के आधार पर समास का, वह है आपका तत्पुरुष समास। इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं? पहला, यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरा, कर्म कारक से अधिकरण कारक तक इन सभी के कारक चिन्हों का लोप यहाँ पर हो जाता है, जिसके 6 उपभेद हमने देखे। कौन कौन से? पहला, कर्म तत्पुरुष जहाँ पर को का लोप हो रहा था। दूसरा, करण तत्पुरुष जहाँ पर से, के द्वारा का लोप हो रहा था। तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष जहाँ पर के लिए का लोप हो रहा था। चौथा, अपादान तत्पुरुष जहाँ पर से का लोप हो रहा था। और पांचवा यहाँ पर था संबंध तत्पुरुष जहाँ का की के का लोप हो रहा था। और इसका अंतिम और छठवां उपभेद था अधिकरण तत्पुरुष जहाँ पर में या पर का लोप हो रहा था। और इन सभी के उदाहरण भी हमने एक एक करके देखे थे। तीसरा भेद जो है आपके पद की प्रधानता के आधार पर समास का, वह था द्वंद्व समास। इसमें क्या थे मुख्य बिंदु? तो पहला कि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पद के मध्य जो प्रयुक्त योजक शब्द होता है उसके स्थान पर डैश आ जाता है। यह हमने चर्चा करी थी। इसके 3 उपभेद हमने देखे। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, जिसमें हमने चर्चा करी कि यहाँ पर योजक चिन्ह जैसे कि और इसके अलावा आपके कौन कौन से कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे इसकी पहचान की जा सकती है, तो वे थे और, तथा आदि। ऐसे संयोजक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा माता पिता, तो माता और पिता। भाई बहन, तो भाई और बहन। फिर दूसरा इसका जो उपभेद था वह था आपका वैकल्पिक द्वंद्व। यहाँ पर आपको वैकल्पिक शब्द देखने को मिलेंगे जैसे कि या, अथवा, इस प्रकार से। और उदाहरण हमने देखे धर्माधर्म यानी कि धर्म या अधर्म, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। एक मैंने आपको महत्वपूर्ण भी बताया था लाभ हानि, या जिसका अर्थ होता है लाभ या हानि, लाभ और हानि नहीं। फिर इसकी हम आगे चर्चा और विस्तार में भी करेंगे। फिर इसका तीसरा जो उपभेद था वह था आपका समाहार द्वंद्व, जिसमें पूरे समूह की वह एक साथ प्रतिनिधित्व करता है। जैसे बहन बेटी, तो बहन बेटी आदि, हाथ पांव आदि। फिर हमने इसमें अंतिम और चौथा जो भेद था अर्थ पद की प्रधानता के आधार पर, वह देखा, और वह था आपका बहुव्रीहि समास, जिसमें पहला व दूसरा पद मिलकर कोई तीसरा ही विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द बनाते हैं। और इसमें मांग आपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, तो जिसमें आपको विशिष्ट अर्थ मिले वह आपका बहुव्रीहि समास। जैसे उदाहरण हमने देखा दशानन, तो दशानन का जब आप समास विग्रह करेंगे तो वह बनेगा 10 हैं आनन जिसके, और सभी जानते हैं कि 10 आननों वाला दशानन एक ही है, वह है रावण। फिर उसी प्रकार से हमने अगला उदाहरण देखा लंबोदर, जिसका समास विग्रह होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात सभी जानते हैं लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। तो ये हमने चर्चा करी पद की प्रधानता के आधार पर जो भेद हैं आपके समास के उनके। तो आज की क्लास में हम यहीं तक चर्चा करेंगे, जिसमें हमने जाना समास का सामान्य परिचय, जो कि था कि समास क्या होते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ था संक्षिप्तीकरण। फिर 2 या 2 से अधिक पद या शब्द मिलकर नए सार्थक शब्दों या किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को आप समास कहते हैं। और जब इन 2 पदों को अलग अलग किया जाए तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। इसके अलावा हमने चर्चा करी कि सामासिक पद बनाते हुए जो तृतीय जो नए शब्द का निर्माण हो रहा है 2 समासों से, 2 पदों से, वह आपका सामासिक पद कहलाता है। और समास विग्रह या फिर समास करते हुए संधि या संयोग में से कुछ भी हो सकता है। फिर हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदु भी देखे थे। यदि पदों की संख्या 2 हो तो प्रथम पद पूर्व पद कहलाता है, द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है। फिर 3 होने पर, जब पद 3 हो तो प्रथम पद पूर्व पद, द्वितीय पद मध्यम पद और तृतीय पद उत्तर पद कहलाता है। एक मुख्य बिंदु था कि जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़े वह प्रधान पद, और जिस पर बल नहीं पड़े अर्थ का वह आपका गौण पद कहलाता है। इससे आगे की जो चर्चा है समास अध्याय की, वह हम अगली क्लास में करेंगे और विस्तार से इन्हें समझते हुए चलेंगे।